हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं COPD के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर का ये पार्ट 2 है। एक पार्ट आपने पढ़ लिया, अगर आपने उसको नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा मैं। आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, COPD। क्या है COPD? ये भी एक तरीके का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर है। रेस्पिरेटरी आप जानते हैं, जो हमारा सांस लेने वाला सिस्टम होता है उसको रेस्पिरेटरी बोलते हैं। सब कॉमन सी बातें ये आप जानते हैं पहले से। तो क्या होता है COPD? तो अकॉर्डिंग टू WHO, एक बात याद रखिएगा, अगर कोई आपको डेफिनेशन याद है, अगर उस ये मालूम है कि वो WHO के अकॉर्डिंग है तो ये ज़रूर लिखिएगा। इससे ना आपकी बात की वैल्यू बढ़ जाती है। जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो ये समझता है कि ये सामने वाला बंदा थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के आया है, कि उसको रेफरेंस भी याद है कि किसने ये बात कही है। और WHO की जो बात होती है वो थोड़ी ज़्यादा मतलब अहम मानी जाती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू WHO COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। क्या है? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इज ए लंग्स डिसीज एंड डिफाइंड एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग एयर फ्लोज that interfere with normal breathing and it is not fully reversible। WHO के अकॉर्डिंग COPD क्या है? COPD एक लंग्स डिसीज़ है। COPD क्या है? एक लंग्स डिसीज़ है। COPD का मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। क्रोनिक का मतलब होता है जो पुरानी हो, जो ठीक ना हो रही हो, मतलब लंबे समय तक धीरे धीरे डेवलप हुई है और बहुत दिन हो गए हैं उसको, वो ठीक नहीं हो रही है अब, तो वो क्रोनिक हो जाती है। ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि किसी चीज़ के अंदर रुकावट पैदा करना। ऑब्स्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इससे पहले अस्थमा वाले में, कि हवा क्या है पूरी तरीके से ना आ पा रही है ना जा पा रही है, रुकावट हो जा रही है, तो रुकावट को बोलते हैं हम लोग ऑब्स्ट्रक्शन। उसी से बना ऑब्स्ट्रक्टिव डिसीज़। ये पल्मोनरी आप जानते हैं लंग्स, और डिसीज़ जानते हैं ये बीमारी। तो ये आप समझ गए होंगे कि COPD क्या है? ये लंग्स की एक पुरानी बीमारी है। क्या है? लंग्स की एक पुरानी बीमारी है जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ठीक, तो क्या कहते हैं? COPD एक लंग्स डिसीज़ है एंड डिफाइन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग एयर फ्लोज। और इसको इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि ये क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी बहुत पुरानी या लंबे समय से पैदा होने वाली और लंबे समय तक चलने वाली ऑब्स्ट्रक्शन है। ये ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट है कहाँ पे? ऑफ लंग एयर फ्लोज, यानी एयर, यानी जो लंग्स के अंदर एयर आ रहा है, ये जो हवा आ रही है उसमें रुकावट पैदा हो रही है। ठीक है, दैट इंटरफेयर विद नॉर्मल ब्रीदिंग। तो जो आदमी नॉर्मली सांस लेता है उसमें इंटरफेयर करता है, यानी उसमें दिक्कत करने लग जाता है। एंड इट इज़ नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। और ये जो COPD है ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल नहीं है, यानी इसको पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। अब जो COPD है इसको अलग दूसरे कई नामों से जाना जाता है। तो एक तो आपने पढ़ा कि COPD यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, ये मेन है। उसके अलावा इसको COLD के नाम से भी जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिसीज़। ठीक है, L से हो जाएगा लंग्स डिसीज़। ऐसे ही इसको हम लोग COAD के नाम से भी जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिसीज़। ऐसे ही क्या है? क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन भी बोलते हैं, CAL के नाम से भी जानते हैं, क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन। लिमिटेशन का मतलब भी रुकावट। ठीक, ऐसे ही इसको क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रेस्पिरेटरी डिसीज़ भी बोलते हैं, CORD। ठीक, ये कुछ अलग नाम है, हो सकता है कहीं पे अगर इसका डेफिनेशन पूछे तो ये वहाँ पे ना दिया हो, ये दे दिया हो, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ COPD, यानी जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ है, इसका फुल फॉर्म तो कम से कम आप याद रख लीजिएगा। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ जो है ये इसके मतलब इसके जो मेन 2 टाइप हैं। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के मेन 2 टाइप हैं, और बहुत सारी किताबों में आपको 3 मिल जाएंगे, कहीं पे 4 मिल जाएंगे, तो कहीं पे अस्थमा को इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक, लेकिन असल में जो है ना वो 2 ही हैं। वो क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है और एक है एम्फाइसीमा। ठीक, एक क्या है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा है एम्फाइसीमा। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है? तो इट इज रिफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ थिक म्यूकस एंड विद द पासेज ऑफ टाइम दिस म्यूकस ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो ब्रोंकाइटिस क्या है? तो ये कह रहे हैं कि ये रेफर करता है टू इन्फ्लामेशन ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। कैसे होता है? तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब जहाँ से एयर आ रहा है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक,
तो रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। सपोज दैट कि ये आपका लंग्स हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाया मैंने, तो क्या कहते हैं, ये आपका जो एयरवेज है, क्या है ये एयरवेज है, या इसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक भी बोलते हैं, जिसके अंदर से हवा आती है और जाती है। ये आप अस्थमा में भी पढ़ चुके हैं अच्छे से। तो ठीक, अब यहाँ से फिर ये और डिवाइड हो जाता है। ये जो एयरवेज है इसको हम लोग बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग ट्रेकिया। क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं इसको। ठीक, और इसके बाद जब ये डिवाइड हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। और ज़्यादा डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ठीक है, और छोटा छोटा डिवाइड होता है तो उसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। उसके बाद आता है एल्वोलाई। क्या आता है? एल्वियोलाई। ठीक, तो अब ये जो और डिवाइड हो रहा है, ये और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, तो ये इसी में ना ज़्यादातर मतलब जो दिक्कत आती है वो ये जो ब्रोंकाइटिस, ये जो ब्रोंकियोल्स है ना, इसी में ज़्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि ये तो जो रास्ता होता है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है, यहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? ये जो ब्रोंकियोल्स होते हैं जो पतले पतले से होते हैं, दिक्कत इसी में ज़्यादा आती है। इन सब में दिक्कत कम आती है, इसलिए इसको क्या कहा? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो यानी ब्रोंकाई जो है उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो गया है। यहाँ पे भी आप देखिए ना इस टाइप की आइटिस जो है ना, ये रिफर करता है किसकी तरफ? इन्फ्लामेशन की तरफ। जैसे कि आपने हड्डियों के बारे में पढ़ा है, आइटिस जहाँ पे भी आपको मिले समझिए कि इसके अंदर क्या इन्फ्लामेशन है। तो जहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइटिस उसमें जोड़ दिया जाता है। तो इससे याद रखिएगा कि इसमें क्या है? इन्फ्लामेशन है, सूजन हो जाता है। तो यहीं पे जो इसका स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ब्रोंकाई का जो मसल्स है वो क्या होता है? स्मूथ मसल्स होता है। तो इसमें इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन होने के बाद फिर वहाँ पे जो वहाँ पे ग्लैंड है, जैसे कि म्यूकस ग्लैंड है, तो वो क्या करता है? म्यूकस बहुत ज़्यादा निकालने लगता है। ऐसे ही यहाँ पे एक होता है सेल, गोबलेट सेल। क्या बोलते हैं? गोबलेट सेल। ठीक, गोबलेट सेल होते हैं। तो गोबलेट सेल क्या करते हैं? ये भी बहुत ज़्यादा म्यूकस निकालना शुरू कर देते हैं। तो ये जो रास्ता है ना, ये धीरे धीरे क्या हो जाता है? ब्लॉक हो जाता है। और ये कह रहे हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम म्यूकस ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, जैसे जैसे ये बीमारी बढ़ती जाती है, टाइम गुजरता जाता है, तो ये रास्ता और क्या होता है? ब्लॉक होता जाता है। किसकी वजह से? ये जो म्यूकस निकल रहा है, बराबर निकलते जा रहा है, तो ये रास्ते को क्या करता है? धीरे धीरे ब्लॉक करता जाता है। और वहाँ पे क्या है? एयर के आने और जाने का रास्ता बहुत कम रह जाता है। तो उसी को क्या बोला है? क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, कि हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, ये ऐसा नहीं होता कि एक में दो में हो गया तो दिक्कत हो गई, तो बहुत सारे होते हैं। तो ये जब ज़्यादातर जो मतलब ब्रोंकियोल्स हैं उसमें जब दिक्कत आती है तब ये दिक्कत पैदा होती है। ये नहीं कि किसी एक में हो गया तो आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अस्थमा पे भी ऐसा नहीं होता कि किसी एक ब्रोंकियोल में दिक्कत आ गई तो आपको मतलब अस्थमा हो जाता है। लेकिन ये कब होता है? जब ज़्यादातर जो ब्रोंकियोल्स हैं उसमें जब ऑब्स्ट्रक्शन आता है तब आपको ये दिक्कत पैदा होती है, आपको प्रॉब्लम होना शुरू होता है, किसी को भी प्रॉब्लम होना शुरू होता है। और जो दूसरी बीमारी है उसको भी समझ लीजिए, वो क्या है? एम्फाइसीमा। तो एम्फाइसीमा में क्या होता है? जो ये आपका एल्वोलाई है, ठीक है, यहाँ पे ब्रोंकियोल्स के आगे फिर एल्वोलाई होते हैं। एल्वोलाई है जो यहाँ ब्रोंकियोल्स के आगे रहते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये तो मैं 2-4 एग्जाम्पल के लिए बना रहा हूँ। तो एल्वियोलाई जो है ना, इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये जो इसका ऊपर का ये जो मतलब कवरिंग होती है, जो इसका मेम्ब्रेन होता है ऊपर वाला, वो क्या होता है? उसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, यानी उसमें खींचने की और सिकुड़ने की एक समझ लिए एक सिकुड़ने की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसके अंदर। कि वो क्या है? जब उसको मतलब हवा को बाहर करना रहता है तो वो सिकुड़ जाता है, फिर अंदर हवा आती है तो वो क्या होता है? फैल जाता है। तो आपने जैसे देखा होगा, गुब्बारे को हवा उसमें भरते हैं तो क्या होता है? फूल जाता है, फिर उसको खोल देते हैं तो हवा वापस जाती है तो सिकुड़ जाता है। तो इलास्टिसिटी होती है, उसके अंदर लचक होता है, खींचने की और सिकुड़ने की एक समझ लीजिए उसके अंदर क्षमता होती है। वो जो क्षमता है ना, वो क्या होती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। किसमें? एम्फाइसीमा के अंदर। क्या होता है? एम्फाइसीमा के अंदर जो एल्वियोलाई है, इसका जो ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन है, ये ऊपर वाली जो झिल्ली है, इसकी जो मतलब ये इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, ये डैमेज हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है? ये इनलार्ज हो जाता है, इसका साइज़ क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसका साइज़ क्या होता है? बढ़ जाता है। अब मान लीजिए हम लोगों ने सांस लिया तो इसमें आ गया, ये बड़ा हुआ, भर गया, लेकिन वापस ये भेज नहीं पाता है। वापस जब हम लोग सांस बाहर निकालते हैं तो हवा इसी के अंदर क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है, यानी फंस जाती है। और जब इसके अंदर हवा फंस जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बाहर निकल नहीं पाता, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा रहेगा तो फिर क्या है? वो हमारे ब्लड के अंदर भी उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, इसलिए कि ये वापस जा नहीं रही है। जब ये जगह खाली नहीं होगी तो वापस नया उधर ऑक्सीजन आ नहीं पाता वहाँ पे। समझ में आ रही बात? कि जब यहाँ पे पहले से ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर भरा हुआ है और यहीं पे गैसेस का एक्सचेंजेज होता है, तो फिर क्या होगा? जब ब्लड आएगा यहाँ से ऑक्सीजन लेने के लिए तो ऑक्सीजन इसको यहाँ पे मिल नहीं पाता है।
तो इस तरीके से आदमी को क्या होता है, फिर दिक्कत होने लग जाती है, आदमी को थकान, क्या कहते हैं, कमजोरी महसूस होने लग जाएगी। इसलिए कि जब ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो जो ग्लूकोज है वो क्या ब्रेक डाउन नहीं होगा, एनर्जी नहीं बन पाएगी, तो आदमी को क्या है दिक्कत होने लगती है। यहाँ तक कि हार्ट के भी प्रॉब्लम हो जाएगा, उसको अलग अलग जो मतलब हमारे फंक्शन, जो बॉडी के सिस्टम है वो डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। सबको क्या है ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन यहाँ से क्या है पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाती है। ऐसे ही जब ब्रोंकाइटिस होता है तो इसमें भी यही होगा कि ऑक्सीजन आपको पूरी मात्रा मिल नहीं पाएगा, तो हार्ट को भी दिक्कत होने लग जाएगी, आपके लंग्स को खुद को भी दिक्कत होगी। ऐसे ही जो किडनी है उसको भी क्या है ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उसको भी मतलब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसको भी दिक्कत होने लग जाएगी। आप चल फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आप उसमें भी आपको दर्द होने लग जाएगा, चल नहीं पाएंगे। इसलिए कि ऑक्सीजन जो असल मेन है, जो मतलब क्या कहते हैं एनर्जी बनाने के लिए, वो चीज़ मिल नहीं पाती है इसमें। ठीक, तो आपको एम्फाइसीमा भी किसी हद तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या है फिर से आते हैं अपने असल टॉपिक पे। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। तो इसका आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, इसका एटियोलॉजी क्या है, यानी क्या कॉजेज होते हैं, क्या मतलब वजह होती है, सबब क्या होते हैं ये बीमारी होने के। तो क्या है एयर पोल्यूशन, यानी आदमी किसी ऐसे माहौल में रह रहा है, किसी ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ का पोल्यूशन, जहाँ पे क्या है एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, यानी हवा गंदी है, तो वो रोज़ाना उसको क्या कर रही है, इरिटेट कर रही है, रोज़ाना इरिटेट कर रही है, रोज़ाना इन्फ्लामेशन बना ही रह रहा है, रोज़ाना इरिटेट कर रही है, तो उसका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको क्या इन्फ्लामेशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, और वो क्या कंटिन्यू बनी रहती है, वो ठीक नहीं हो पाती है, तो वो क्या होता है क्रोनिक डिसीज़ हो जाता है एक तरीके से। तो एयर पोल्यूशन की वजह से, ऐसे ही कोई आदमी सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, बार बार स्मोकिंग कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या है ये आदमी को दिक्कत होती है। ऐसे ही कभी कभी ये एजिंग की वजह से, यानी आदमी की एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसके अंदर कभी दिक्कत आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, खांसते रहते हैं और गाढ़ा गाढ़ा सा बलगम निकालते हैं बहुत, तो उनको यही दिक्कत होती है कि मतलब वो जो म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लगता है। तो कभी कभी आदमी की जैसे एज बढ़ रही है, उम्र बढ़ने के साथ साथ में भी ये दिक्कत हो जाती है। और क्या है रिपीटेड एक्सपोजर टू इन्फेक्शन, ऐसे ही कोई आदमी ऐसा जिसको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन हो गया, निमोनिया का इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, तो इन्फेक्शन की वजह से वहाँ के जो मतलब मसल्स हैं वो क्या होते हैं डिफेक्टेड हो जाते हैं, तो इन्फ्लामेशन हो जाता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही क्या अदर रेस्पिरेटरी डिसीज़, यानी जो और दूसरी बीमारियां होती है रेस्पिरेटरी की, जैसे कि टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, एडिमा हो गया, तो दूसरी बीमारियों की वजह से भी क्या है ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस आपको हो सकता है, और जेनेटिक फैक्टर की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है, तो पैथोजेनेसिस थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश किया मैंने। आपने अगर अस्थमा वाला देखा है तो उसको आप अस्थमा वाले को यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, तो क्या एयर पोल्यूशन हो गया या कोई भी दूसरा अदर जो कॉज है, जैसे आपने पढ़ा सबसे पहले वो होगा, उसके बाद क्या होगा इन्फ्लामेशन हो जाएगा, कहाँ पे स्मूथ मसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन होगा, और ये इन्फ्लामेशन क्या कंटिन्यू बना रहता है, याद रखिएगा ये इन्फ्लामेशन जो है ये कंटिन्यू बना रहता है। आप यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं कंटिन्यू इन्फ्लामेशन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो ब्रोंकाइटिस के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं उसके अंदर क्या इन्फ्लामेशन बराबर होता रहता है, इसलिए कि जो कॉजेज है वो बराबर होते रहते हैं उसके साथ में। तो फिर क्या होता है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, फिर क्या होता है जो म्यूकस है वहाँ पे जो लिक्विड एक तरह का वो ज़रूरी होता है वहाँ पे, लेकिन ये क्या होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है बनने लग जाता है। कौन बनाता है, तो गोबलेट सेल जो होते हैं वो बनाते हैं, या जो म्यूकस ग्लैंड है वो बनाने लग जाते हैं। और जब वो बनाते हैं तो अंदर जो हमारा एयर वे है, जो रास्ता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, उसके अंदर आके वो भरना शुरू हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा तब ऑब्स्ट्रक्शन इन एयर फ्लो। ठीक है, एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, और जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो आपको तब क्या किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाएगी, और ये लंबे समय तक बना रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो जाती है किसी आदमी को। अब दूसरी बीमारी क्या है एम्फाइसीमा, जो आप एक बार समझ भी चुके हैं। तो इसमें क्या होता है एम्फाइसीमा के अंदर, ये क्या है एम्फाइसीमा, ये भी एक तरीके का COPD के अंदर ही आती है, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ के अंदर ये भी आती है ये बीमारी एम्फाइसीमा भी। तो ये एम्फाइसीमा या एम्फीसीमा भी पढ़ते हैं बहुत सारे लोग इसको। इट रिफर्स टू डैमेज ऑफ एल्वियोलाई। तो इसमें क्या होता है एल्वियोलाई जो है वो डैमेज हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि इसमें क्या होता है एल्वियोलाई जो है वो डैमेज हो जाता है, या उसको एल्वियोलाई को हम लोग एयर सेक भी बोलते हैं, यानी हवा की थैली, चूँकि हवा उसी में आके पहले रुकती है। तो इसमें क्या होता है अब इन विच इलास्टिसिटी ऑफ एल्वियोलाई डिस्ट्रॉयड, तो जो एल्वियोलाई है उसका जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी यानी जो उसका लचक है, जो खींचने की और सिकुड़ने की जो एक क्षमता उसके अंदर एक उसकी जो समझ लीजिए एक क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो क्या होता है फिर एंड इट एनलार्ज, तो ये क्या होता है इसका साइज़ बढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए पहले इतना था ये, तो अब ये बढ़ के इतना हो गया, तो साइज उसका एनलार्ज हो जाता है। एंड सम टाइम बस्ट, और कभी कभी ऐसा होता है कि फट भी जाता है। क्या होता है कि मान लीजिए बड़ा तो हुआ लेकिन ये फट गया,
ये खुल गया पूरा, तो और ज़्यादा दिक्कत होने लग जाती है। ठीक, एयर इज ट्रेप्ड इन इट, और जब ये एनलार्ज हो जाता है तो एयर इसके अंदर क्या होती है, ट्रेप्ड हो जाती है, एयर इसके अंदर फंस जाती है, पूरी तरीके से बाहर निकल नहीं पाती है। ठीक, एंड यहाँ पे विच हटा दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए, क्या है, एंड इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, क्या, एंड इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो फिर क्या होता है, जब पूरी तरीके से हम लोग जब सांस बाहर निकालते वो निकल नहीं पाती है, तो यहाँ पे हवा कार्बन डाइऑक्साइड पूरा बाहर नहीं निकल पाता है, तो एल्वियोलाई के अंदर क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी वहाँ पे उसकी मात्रा बढ़ जाती है, एंड कॉजेज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, और फिर आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी बार बार वो सांस लेगा, पूरी तरीके से सांस ले नहीं पाएगा, पूरी तरीके से बाहर निकाल नहीं पाता है, तो उसको सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। अब इसके एटियोलॉजी क्या है, क्या कॉजेज हैं, तो इसमें भी एयर पोल्यूशन है। ठीक है, एयर पोल्यूशन की वजह से होता है, ऐसे ही जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है। जेनेटिक फैक्टर के एक अमाइनो एसिड होता है, उसकी कमी हो जाती है, वो क्या है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये जो ट्रिप्सिन है ये घातक साबित हो जाता है, क्यों कि जब ये ट्रिप्सिन मतलब एंटीट्रिप्सिन जब कम होता है तो ट्रिप्सिन पूरी तरीके से काम करने लगता है, और जब ट्रिप्सिन काम करता है तो जो एल्वियोलाई का इलास्टिसिटी है वो कम हो जाती है, इसलिए कि जो प्रोटीएज है वो पूरी तरीके से काम करने लगता है और प्रोटीन को तोड़ देता है। प्रोटीएज एक तरीके का एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़ता है, तो जब प्रोटीन टूट जाते हैं तो इलास्टिसिटी भी इसकी क्या होती है, कम हो जाती है। और क्या, स्मोकिंग की वजह से भी दिक्कत आती है। ऐसे अर्लियर इन्फेक्शन, ऐसे किसी को मतलब इन्फेक्शन हो रहा है बार बार, ये उसको इन्फेक्शन रह चुका है पहले, तो उसको भी चांसेस हैं कि उसको ये दिक्कत हो जाए, जैसे कि टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, और दूसरे जो रेस्पिरेटरी डिसीज़ हैं, ऐसे ही एज की वजह से भी ये दिक्कत आती है। अब इसका पैथोजेनेसिस क्या है, एक कॉज लिया है जैसे स्मोकिंग, और या दूसरे भी इरिटेंट जो हैं वो ले सकते हैं आप। तो कोई स्मोकिंग कर रहा है, बार बार स्मोकिंग कर रहा है, तो जो हमारा एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई है, इसका जो ये मेम्ब्रेन है, ये जो झिल्ली है, यहाँ पे एक चीज़ होता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। क्या होता है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो ट्रिप्सिन को काम नहीं करने देता है यहाँ पे। ठीक है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन होता है जो ट्रिप्सिन को काम नहीं करने देता है। तो जब कोई आदमी स्मोकिंग करता है, बार बार स्मोकिंग करता है, तो फिर क्या होता है, डिफिशियंसी हो जाती है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की, और जब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी होती है तो ट्रिप्सिन क्या होता है, पूरी तरीके से आज़ाद हो जाता है अपना काम करने के लिए। फिर वो क्या करता है, इलास्टिसिटी को कम करना शुरू कर देता है, इलास्टिसिटी को कम कर देता है, तोड़ देता है वहाँ पे जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन टूट जाता है, तो इलास्टिसिटी पूरी तरीके से क्या होती है, वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर जो लचक है, जो खींचने की और सिकुड़ने की जो ताकत होती है, वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक, तो ये सबसे पहले क्या हो गया, कोई इरिटेंट हो गया, चाहे एयर पोल्यूशन, चाहे स्मोकिंग, कुछ भी। उसके बाद जब आदमी करता रहता है कंटिन्यू, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी हो जाती है, और जब इसकी कमी होती है तो एंटी इलास्टिक एक्टिविटी ऑफ एल्वियोलाई क्या होती है, बढ़ जाती है। ये इंक्रीज नहीं, ये डिक्रीज नहीं है, ये इंक्रीज है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, इंक्रीज एंटी इलास्टिक एक्टिविटी ऑफ एल्वियोलाई, यानी जो हमारा एल्वियोलाई है तो इसके अंदर एंटी इलास्टिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी इलास्टिसिटी को कम करने वाली जो चीज़ें हैं वो बढ़ जाती हैं। और जब ये होता है तो फिर क्या होता है, एल्वियोलाई के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लेम्ड हो जाता है, सूजन आ जाती है उसके अंदर, फिर उसका साइज़ क्या होता है, इनलार्ज हो जाता है, ये साइज इसका और बढ़ जाता है। ठीक, और क्या होता है, एंड सम टाइम डैमेज फुल्ली, और कभी कभी पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, यानी बस्ट हो जाता है, फट जाता है। तो फिर क्या होता है, एम्फाइसीमा हो जाता है। एम्फाइसीमा हो जाता है, इसका मतलब इसमें हवा जो एयर हम लोग बाहर निकालते हैं वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकलता है, वो एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, ट्रैप हो जाता है। अब ये ना पूछे कि एल्वियोलाई क्या होता है, इतना तो आपको मालूम ही होगा, कई बार बता चुका हूँ कि एल्वियोलाई क्या होता है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, तो क्या दिक्कत है इसमें होंगी, तो क्रोनिक कफ होगा, यानी आदमी को बहुत खांसी आती रहेगी, बार बार खांसी आएगी, जल्दी खांसी उसकी ठीक नहीं होगी अब, तो उसी को बोलते हैं क्रोनिक कफ हो गया उसको। ठीक, और क्या होगा इसमें, तो सांस लेने में दिक्कत होगी, और क्या होगा, टाइटनेस एंड पेन इन चेस्ट, तो सीने में दर्द होगा, उसमें क्या होता है, टाइटनेस होगा, आदमी को खिंचाव महसूस होगा, ऐसे वीजिंग होगी, यानी सीटी किसी आवाज़ उसके क्या है, फेफड़ों से आने लग जाएगी। क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और उसकी सांस क्या छोटा हो जाएगा, बार बार जल्दी सांस लेने की उसको ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही लैक ऑफ एनर्जी, उसको एनर्जी की कमी महसूस होने लग जाएगी।
नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी आदमी बिना दवा के और क्या क्या करेगा इसको मैनेज करने के लिए, ठीक करने के लिए। तो दी पेशेंट शुड अवॉइड स्मोकिंग, तो जो पेशेंट है वो क्या करेगा, स्मोकिंग को छोड़ेगा, ठीक है, स्मोकिंग से दिक्कत होगी, ऐसे क्या करेगा, ही शुड अवॉइड बीटा ब्लॉकर्स, जो बीटा ब्लॉकर्स जो दवाएं होती हैं उनको छोड़ देगा, क्योंकि और ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देंगी, रास्ता और बंद हो जाएगा, तो क्या आदमी को डेथ भी हो सकती है। ऐसे ही जो नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स वो भी छोड़ देगा। ऐसे ही शुड अवॉइड एयर पोल्यूशन, और ऐसी जगहों से वो बचेगा जहाँ पे एयर पोल्यूशन है, जैसे कि बड़े शहर होते हैं जैसे दिल्ली, वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो अब वो क्या है ऐसी जगहों को छोड़ दे, किसी ऐसे जगह पे जाए, किसी गांव देहात में जाए जहाँ का हवा क्या है बिल्कुल प्योर है, जहाँ पे पोल्यूशन नहीं है। ऐसे ही ऑक्सीजन थेरेपी भी दी जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो ब्लड के अंदर कम हो जाता है, वो मशीन आती है चेक करने के लिए, तो अगर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो अलग साइड से उसको क्या है ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, यानी ऑक्सीजन लगाते हैं उसको, ताकि उसके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा पूरी बनी रहे, ताकि एनर्जी बन सके। अब इसका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, तो इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, आप ये पढ़ चुके हैं, ये तकरीबन वही सारी चीज़ें हैं जो अस्थमा में दी जाती हैं, चूँकि दिक्कत वही है तकरीबन, तो अस्थमा वाली ही दवाएं यहाँ पे भी दी जाती हैं तकरीबन। तो क्या करते हैं, इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्लूटिकासोन, ब्यूडिसोनाइड, ऐसे ही सिक्लेसोनाइड, और क्या लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, एंटागोनिस्ट नहीं तो उल्टा हो जाएगा, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, जैसे कि सेल्मीटेरोल, फॉर्मोटेरोल, और क्या देते हैं, थियोफाइलिन देते हैं, क्या देते हैं, थियोफाइलिन देते हैं। ये क्या है, इट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड चीप ड्रग यूज्ड फॉर ब्रोंकोडाइलेशन, तो ब्रोंकोडाइलेशन के लिए ये दवा बहुत यूज़ होती है, बहुत फेमस है और सस्ती दवा है, जो ब्रोंकाई को डायलेट करने के लिए यूज़ होती है। ऐसे ही क्या एंटीबायोटिक भी देते हैं, कभी कभी अगर इन्फेक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से दिक्कत आ रही है, तो क्या करते हैं एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं, और भी दवाएँ हो सकती हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी, अगर आप याद कर लेते हैं इतना। तो ये जो टॉपिक था COPD ये कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर ये कोशिश अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।